Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर तो सिविल कोर्ट ने आपकी फेवर में कोई स्टे दे दिया है, चाहे वो अबूरी स्टे ही क्यों ना हो. देखें, ये अबूरी स्टे क्या होता है. हम जब भी दावा दायर करते हैं उसके साथ हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं अंडर ऑर्डर 39 रूल 1-2 कि जी हमें स्टे दिया जाए. अब पहली जो समाअत होती है उस पर अभी मुद्दा लय तो हाजिर नहीं आया. हमने आज दावा दायर किया, आज ही उस पर हेयरिंग हो गई है, मुद्दा लय हाजिर नहीं है, हम अपनी बहस करते हैं. अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो वो हमारी फेवर में स्टे दे देती है. इसको हम समटाइम स्टेटस को भी लिख देती है कि जो जहाँ जैसे है वो वैसे ही रहेगा. एनी हाउ, कोर्ट सिर्फ हमें सुनने के बाद स्टे दे देती है. इसको हम अबूरी स्टे कहते हैं, इंटरम स्टे कहते हैं, एड इंटरम स्टे कहते हैं. अच्छा, इसके बाद जब समन वगैरह और तलबी का प्रोसेस हो जाता है और मुद्दा डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर आ जाता है तो दावे में सबसे पहले इसी स्टे की एप्लीकेशन पे फैसला होना होता है. फिर दोनों पार्टीज की जब भी बहस होती है तो इस स्टे की एप्लीकेशन पे कोर्ट फाइनल अपना डिसीजन देती है. और यहाँ पे भी कोर्ट अगर स्टे कंफर्म कर देती है जो ऑलरेडी दिया हुआ है. देखें, चाहे अबूरी स्टे है, चाहे दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे दिया है, लेकिन अगर आपका मुखालिफ उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो नहीं मान रहा उस बात को, इस सिचुएशन में हमारे पास क्या रेमेडी है. नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि वकला भाई वो जाके कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल कर देते हैं अंडर कंटेम्प्ट ऑर्डिनेंस 2003 वाला. उसकी ज़रूरत नहीं है. हमें सीपीसी में ये सीपीसी ही हमें ये बता रही है कि जी आप स्टे की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और सीपीसी ही हमें ये बता रहा है कि अगर कोई उसकी वायलेशन करता है, डिसोबीडियंस करता है, तो उसके खिलाफ आप यहाँ पे रेमेडी क्या है, उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई कोर्ट कर सकती है. देखें, इसमें ऑर्डर 39 उसका रूल 2 उसका सब रूल 3 है. उस 3 उसमें क्या कह रहे हैं, दो लाइनें सर मैं पढ़ता हूँ. In case of disobedience or of breach of any such terms, the court granting an injunction, यानी जो कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर रही है, may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached. तो वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की ऑर्डर कर सकती है. ये ऑर्डर 39 रूल 2 इसका सब रूल 3 है, उसमें ये लिखा हुआ है. इसके साथ साथ ही इसी ऑर्डर का रूल है 2C. उसमें क्या कहा गया, इन द केस ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ एनी इंजंक्शन, किसी भी किस्म का इंजंक्शन ग्रांट किया गया है, और अदर ऑर्डर मेड अंडर रूल 1 और रूल 2, या किसी भी किस्म का दूसरा ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया अंडर रूल 1 और 2, और ब्रीच ऑफ एनी साइज टर्म्स ऑन विच द इंजंक्शन वाज ग्रांटेड और द ऑर्डर मेड, यानी किसी भी किस्म का ऑर्डर कोर्ट ने अंडर ऑर्डर 39 रूल 1-2 अगर पास किया है, उसकी कोई वायलेशन कर रहा है तो कोर्ट उसको सजा दे सकती है. अच्छा, अब कोर्ट क्या करेगी यहाँ पे. अब ये बात तो क्लियर होगी कि हमें कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं फाइल करनी, हमें अंडर ऑर्डर 39 रूल 2 सब रूल 3 या फिर अंडर ऑर्डर 39 रूल 2C के अंडर हमने एप्लीकेशन फाइल करनी है. देखिए, ये दोनों जो रूल्स हैं ये कनेक्टेड है एक दूसरे से. ये 2C ज़रा वाइड कर देता है चीज़ों को. बहरहाल अगर हमने एप्लीकेशन फाइल करनी है तो हमारी ऑप्शन पे होता है हम इसको रूल 2 सब रूल 3 के अंडर फाइल कर दें या अंडर रूल 2C फाइल कर दें, या दोनों को हम कर सकते हैं कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 39 रूल 2 सब रूल 3 एंड रूल 2C, ये दोनों को मिला के हम एप्लीकेशन दे दें. अब यहाँ पे कोर्ट के पास से क्या पावर्स है, कोर्ट क्या सजा दे सकती है. पहली बात तो जो बंदा खिलाफ वर्जी कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर की, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है और 1 साल तक के लिए अटैच किया जा सकता है. और 1 साल के बाद स्टिल अगर वायलेशन कंटिन्यू हो रही है, वो अभी भी बाज नहीं आया, तो उसकी ये प्रॉपर्टी जो अटैच की हुई है इसको कोर्ट सेल करने का भी ऑर्डर कर सकती है. सेल करने के बाद जो भी उसकी प्रोसीड आएगी, जो पैसा आएगा उसको सेल करने के बाद, उससे जिसको नुकसान हो रहा है जिस पार्टी को, उसको कंपनसेशन कोर्ट दिलवाएगी. सेकेंडली, कोर्ट यहाँ पे उसको अरेस्ट करके जेल में भेजने का ऑर्डर भी कर सकती है और 6 माह तक उसको सिविल प्रिजन में रखने का ऑर्डर कर सकती है. हाँ, अगर उसके दौरान कोर्ट रिलीज कर दे तो अलग बात है, लेकिन 6 महीने तक की उसको सजा भी हो सकती है. तो ये हमें ऑर्डर 39 ही बता रहा है कि भाई अगर कोई स्टे की वायलेशन कर रहा है तो आपके पास ये रेमेडी है, एप्लीकेशन दें आप सिविल कोर्ट को. वो अब यहाँ पे सिविल कोर्ट के पास सारी पावर है.
वो इंक्वायरी करवा सकती है कि वायलेशन हुई है या नहीं हुई, ऑब्वियसली कमीशन बना सकती है, कुछ भी करके कोर्ट इंक्वायरी करेगी और उसके बाद अगर ये साबित हो जाता है कि यस इसने कोर्ट के ये जो स्टे ऑर्डर दिया गया था इसकी वायलेशन किया, तो भाई उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, वो अरेस्ट भी हो सकता है। और अगर 1 साल तक के लिए उसकी प्रॉपर्टी अटैच है उसके बाद भी वो कंटिन्यू कर रहा है, फॉर इंस्टेंस कोर्ट ने कहा था कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करनी, वो करी जा रहा है, फिर क्या कोर्ट में साबित होगा, डेफिनेटली कोर्ट पहले इस पर इंक्वायरी करवाएगी और उसके बाद ये सजाएं दे सकती है। सो ये हमारे पास रेमेडी है। ऑर्डर 39 रूल 1-2 के अंडर हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं हमें स्टे दें, और ऑर्डर 39 में ही उसकी रेमेडी बताई गई है कि अगर कोई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वायलेशन करता है तो उसको क्या सजाएं दी जा सकती है। तो बड़ा क्लियरली मैंने बता दिया कि भाई कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, इन रूल्स के अंडर ही आप एक एप्लीकेशन फाइल करें कि जी आपके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जैसे ही साबित होगा कोर्ट डेफिनेटली उसको सजा भी देगी। देखें, जो तौहीन अदालत की हम दरख्वास्त दे देते हैं ना, उसका प्रोसीजर अलग है, वहाँ पे कोर्ट का जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, बड़ा लीनियंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन कोर्ट के पास नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर 39 में देखें कोर्ट की तौहीन की गई है, अब ये कोर्ट की मर्जी है उसको सजा दे ना दे, थोड़ा सा पॉइंट वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट का लीनियंट है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वायलेशन की है तो आपको सजा होनी, क्या सजा होनी है, आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, आपको जेल में भी भेजा जा सकता है। सो ये आई थिंक मैंने आज क्लियरली बता दिया कि भाई अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और उसके स्टे की अगर वायलेशन हो रही है, कोई स्टे आपने लिया है उसकी वायलेशन हो रही है, तो कंटेम्प्ट पिटीशन ना फाइल करो, इस तरफ जाओ। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।